पिछले हफ्ते यानी 27 अक्टूबर 2023 को यूएस ने एक नया न्यूक्लियर बॉम्ब B6113 बनाने और जल्दी उसके टेस्ट करने की अनाउंसमेंट कर दी, जो कि 1945 में हिरोशिमा पर गिराए बॉम्ब से 24 टाइम्स ज्यादा बड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि भगवान ना करे और कभी ऐसा होगा भी नहीं, बट सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेटिकली आपको समझाने के लिए, अगर ये बॉम्ब दिल्ली में राष्ट्रपति भवन पर गिरता है तो राष्ट्रपति भवन के 800 मीटर रेडियस वाले एरिया में 6 लाख लोग लिटरली भाप बन के एक झटके में मर जाएंगे। इसके आगे करीब 1.5 किलोमीटर के एरिया में सारी बिल्डिंग्स मिट्टी में मिल जाएगी और डेटोनेशन साइट के 3.21 किलोमीटर रेडियस यानी कि इन एरियाज के बचे कुचे लोग अगले 1 महीने के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन से मारे जाएंगे। इसके बाद भी जो लोग बच गए उनको भी कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो जाएंगी। और इसीलिए ये सवाल उठता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब से भी 26 टाइम्स ज्यादा खतरनाक बॉम्ब को यूएसए आज की तारीख में क्यों बना रहा है। अब आई नो आप में से कई सारे लोग बोलेंगे कि अभी इजराइल हमास वॉर चल रहा है ना, उसमें यूएस इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए इनफैक्ट सारे एविडेंसेस और एक्सपर्ट ओपिनियंस तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंट ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है उनके पॉलिटिकल राइवल्स के लिए। अब ये बात में भी आपके लिए एज एन आउटसाइडर आपको अजीब लगे, बट यूएसए में ये एक आम बात है और मैं आपको बताता हूं आगे क्यों। बट इसके अलावा एक दूसरा रीजन भी है और वो ये है कि यूएसए के इस बॉम्ब के बारे में तो आज हमने जाना, बट डू यू नो एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ चाइना, दो यूएस के सबसे बड़े राइवल देश, वो तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बना रहे हैं जिसके सामने यूएसए का ये बॉम्ब तो एकदम चाय कम पानी है। वेल फ्रेंड्स, आज से पहले आई डोंट नो कि आपने वर्ड सुना भी होगा कि नहीं, बट न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इज अ वेरी रियल थिंग और आज के इस वीडियो में आप इसके बारे में बहुत कुछ जानने वाले हो। लेकिन उससे पहले चलिए ये समझ लेते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये बॉम्ब यूएस ने इजराइल हमास वॉर के लिए नहीं बनाया, जबकि बहुत सारे सबूत इसके तरफ डायरेक्शन दे रहे हैं। सो जैसे कि आपको पता होगा अभी हाल ही में यूएस पर मिडिल ईस्ट में 19 बहुत बड़े बड़े अटैक्स हुए और इस वजह से प्राइमा फेसी ये बिल्कुल लग रहा है कि यूएसए शायद उन्हीं अटैक्स और उन्हीं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को डिटर करने के लिए ये बॉम्ब बना रहा है। अब इजराइल की मदद करने के लिए, जैसे आपको पता होगा, हमास के अटैक के बाद यूएस ने अपने 2 बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर और 4 वॉरशिप्स इजराइल के सपोर्ट में ऑलरेडी भेज दिए है। और अगर आप मिडिल ईस्ट के इस मैप में इजराइल और सराउंडिंग ज्योग्राफी को देखोगे तो इजराइल के वेस्ट में मेडिटेरेनियन और साउथ में रेड सी है और यूएस ने स्पेसिफिकली मेडिटेरेनियन सी में जेराल्ड आर फोर्ड कैरियर इजराइल के सपोर्ट के लिए डिप्लॉय कर दिया। 5000 सोल्जर्स वाला फोर्ड 2017 में कमीशन यूएस का सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर है और रेड सी में यूएस ने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस आइजनहोवर और उसके साथ ये 4 वॉरशिप्स भी भेजे हैं। यानी कि समुद्र में इजराइल को वेस्ट और साउथ से पूरी सेफ्टी यूएस प्रोवाइड कर रही है। इनफैक्ट यूएसए को अपने इस सपोर्ट का भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। इस प्रो इजराइल मूव से नाराज होकर ईरान बैक टेररिस्ट ग्रुप्स ने सीरिया में स्टेशन यूएस सोल्जर्स पर एक हफ्ते के अंदर 19 अटैक्स कर दिए थे, जिन अटैकों में 21 यूएस सोल्जर्स इंजर हो चुके। अब जाहिर है यूएसए ने इसका करारा जवाब तो दिया, लेकिन फिलहाल अब सिचुएशन ये है कि अपने रिटेलिएशन के बाद भी यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने ईरान को ये क्लियर धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान बैक्ड ये मिलिटेंट्स हमारे लोगों पर हमला करते हैं आगे कभी, तो यूएसए किसी भी हद तक जाकर अपना बदला पूरा कर सकता है। अब इस स्टेटमेंट के बाद जायज है पूरी दुनिया को लगने लगा कि यूएसए ने ये न्यूक्लियर बॉम्ब हो ना हो इजराइल हमास वॉर के लिए ही बनाया है। लेकिन फिर आता है यूएसए का एक और एक स्टेटमेंट जिसमें यूएसए एकदम से पलट गया। इजराइल के फुल सपोर्ट में आगे आने के बाद भी यूएस इजराइल हमास वॉर को न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी में कन्वर्ट होने नहीं देना चाहता, क्योंकि जब इजराइल के कैबिनेट मिनिस्टर ने गाजा पर न्यूक्लियर अटैक की बात की तो यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने सीधा कह दिया इट्स होली अनएक्सेप्टेबल। यानी कि ये क्लियर इंडिकेशन था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब को इस वॉर में यूज नहीं करना चाहते। सो अब आखिर यूएसए ये बॉम्ब बना किस लिए रहा है? लेट मी रिवील दैट फॉर यू। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ न्यूक्लियर पॉलिटिक्स। रीजन नंबर 1, टू डेटर एडवर्सरीज। तो आज के तारीख में फ्रेंड्स, यूएसए ये बॉम्ब मजबूरी में भी बना रहा है, क्योंकि यूएसए के 2 बड़े दुश्मन देश रशिया और चाइना ने इतनी बड़ी सीक्रेट तैयारी कर रखी है कि अगर वो चाहे तो एट द क्लिक ऑफ अ बटन वो पूरे के पूरे यूएसए को नक्शे से मिटा सकते हैं। और ये बात मैं नहीं बल्कि खुद यूएस के प्रेसिडेंट कह रहे हैं। यूएस में न्यूक्लियर पोस्टर रिव्यू नाम की एक न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें क्लियरली ये लिखा था कि 2030 तक यूएस को रशिया और चाइना से मेजर न्यूक्लियर चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उस रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल रशिया के पास जो मॉडर्न आर्सनल्स है वो इतने ज्यादा है कि उनसे अमेरिका को मेजर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फेस करना पड़ेगा।
देखो, आज के तारीख की बात करें तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रशिया और यूएस के पास ही है। रशिया के पास 5,889 और यूएस के पास 5,224। इनके अलावा तीसरे नंबर पर आता है चाइना, जिनके पास 410 है, और इंडिया पाकिस्तान दोनों के पास 164 और 170 बॉम्ब्स रिस्पेक्टिवली है। अब उस रिपोर्ट में एक और मेजर रिविलेशन ये किया गया कि आने वाले 10 सालों में चाइना और 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने वाला है, और इसीलिए जाहिर है यूएसए को भी इन दोनों देशों से मेजर न्यूक्लियर थ्रेट्स हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों देश एलाइज हैं। और इसीलिए खुद यूएस गवर्नमेंट ने B6113 के प्रेस रिलीज में बताया कि यही वन ऑफ द मेन रीजंस है कि उन्होंने B6113 बॉम्ब बनाने का प्लान किया है। अब इस इतने बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब को इंट्रोड्यूस करने के बावजूद भी यूएस की कांग्रेस, जिसमें ऑपोजिशन रिपब्लिकन पार्टी स्ट्रांग है, उन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए ये बताया कि इस एक बॉम्ब से कुछ नहीं होगा। यूएस अभी भी अपने दुश्मन रशिया और चाइना से काफी पीछे है। अब ऑपोजिशन का ये बयान सुनकर आपको ये लग रहा होगा कि देश की सिक्योरिटी को लेकर ये ऑपोजिशन पार्टी कितनी कंसर्न्ड है। एंड वेल, लेट मी टेल यू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये पूरा मांजरा है न्यूक्लियर बॉम्ब पॉलिटिक्स का, जो वहां के पार्टीज काफी टाइम से करते आ रहे हैं। लेकिन वो समझने से पहले आपको तो मालूम ही होगा, पूरी दुनिया में एटम बॉम्ब को अमेरिका ने सबसे पहले बनाया था, क्योंकि उन्हें पता था कि ग्लोबल लेवल पर कितना बड़ा एडवांटेज देगा। बट ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया एक व्यक्ति की वजह से, ओपेनहाइमर, जो काफी सरप्राइजिंगली हम हिंदुओं की भगवत गीता से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। ओपेनहाइमर छोड़ो, आप ज्यूस को भी ले लो। आज ज्यूस मिलिट्री, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी हर एक फील्ड में सबसे आगे हैं, लेकिन आज भी हर एक ज्यू अपनी संस्कृति और स्पेशली अपनी धार्मिक किताबों से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। और इसीलिए मेरे हिसाब से हर एक भारतीय को भगवत गीता एक न एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस एक किताब को पढ़कर हमें हमारी पूरी सभ्यता के सारे सीख मिल जाते हैं। लेकिन आजकल प्रॉब्लम बस ये है कि हमें अक्सर हमारे पास किताबें पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता। एंड वेल, आई टोटली एग्री, और इसीलिए मैं खुद अपने बिजी स्केड्यूल में मॉर्निंग वर्कआउट्स के टाइम पर कुकू एफएम के ऐप में भगवत गीता को सुन लेता हूं। एंड ट्रस्ट मी, सुबह सुबह भगवत गीता ऑडियो बुक सुनने से मेरे पूरे दिन को एक एंकरिंग मिल जाती है, बहुत ही पीसफुल और प्रोडक्टिव हो जाता है। एंड अगर सेल्फ हेल्प बुक्स की बात करूं तो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और बुद्ध सूत्र, जो कि आप कुकू एफएम पर सुन सकते हो। इनफैक्ट अभी तो लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, अगर आप उस पर क्लिक करके मेरा कूपन कोड गौरव50 यूज करोगे तो आपको मिलेगा 50% ऑफ, यानी कि सिर्फ 49 रुपीज में पूरे एक महीने का नॉलेज का सब्सक्रिप्शन। एंड आई जेन्युइनली थिंक इतना सा इन्वेस्टमेंट आपको अपने नॉलेज के लिए तो करना ही चाहिए। सो चलो अब वापस आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पर और समझते हैं कि यूएसए का ये मेगा बॉम्ब बनाने के पीछे का दूसरा मेजर रीजन क्या है। एंड एग्जैक्टली यही है बॉम्ब बनाने का दूसरा रीजन भी, यूएस इंटरनल पॉलिटिक्स। दरअसल न्यूक्लियर वेपन्स यूएस में प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट बटोरने में बहुत काम में आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1980s के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हुआ था। इस इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी कैंडिडेट रोनाल्ड रीगन ने यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के न्यूक्लियर पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया और कहा कि अगर वो प्रेसिडेंट बने तो मिलिट्री और न्यूक्लियर आर्सेनल को और भी ज्यादा मॉडर्नाइज कर देंगे। और इसी वजह से इस नारे के साथ रीगन एक सिटिंग प्रेसिडेंट को हराकर चुनाव जीत भी गए, और इसीलिए तभी से ही शायद ये एक ट्रेडिशन बन गया कि उन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं जो कि एक्सट्रीमली प्रो न्यूक्लियर स्टैंस रखते हैं। इसी ट्रेडिशन को आप आज भी देख सकते हो, जैसे कि यूएस के दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की पसंद दो अलग अलग न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, और दोनों के क्लेम्स है कि हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब दूसरे के बॉम्ब से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेमोक्रेट पार्टी B6113 के फेवर में है और रिपब्लिकन पार्टी B83-1 को पसंद करती है। दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी के ओबामा ने अपने प्रेसिडेंसी के टाइम पे B83 न्यूक्लियर बॉम्ब को रिटायर कर दिया था, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ही B83 बॉम्ब्स का रिटायरमेंट कैंसिल कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के बाइडेन ने फिर से B83 बॉम्ब्स को रिटायर करने का ऑर्डर पास कर दिया। बेसिकली न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज कहीं पर नहीं हो रहा है, लेकिन जिसकी सरकार उसका न्यूक्लियर बॉम्ब बनता या कैंसिल होता है। अब बताए गए दो रीजंस के अलावा बॉम्ब बनाने के प्लान का तीसरा रीजन आपको थोड़ा आयरॉनिक लगेगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं। वेल, वो ये है कि प्रेसिडेंट के हिसाब से पुराने 5 न्यूक्लियर बॉम्ब से आधा खर्चा इस एक नए बॉम्ब में लगने वाला है।
अब वो कैसे? तो देखो, आज जो B6113 बन रहा है ना, उस B61 सीरीज के बॉम्ब 1960 से ही बनने शुरू हुए थे और आज उस सीरीज में सिर्फ B61 4, 7, 10, 11 और 12 वर्जन्स ही ऑपरेशनल है और इन्हीं पुराने बॉम्ब्स को मेंटेन करने का खर्चा $10 बिलियन आता है। इसी खर्चे को कट डाउन करने के लिए यूएस B61 न्यूक्लियर बॉम्ब का 13th वर्जन बना रहा है, जिसका खर्चा आयरॉनिकली ऑफिशियल्स के हिसाब से सिर्फ $800 मिलियन आने वाला है। और अब बात करते हैं बॉम्ब बनाने के पीछे के आखिरी रीजन के, जो है इसकी मदद से यूएसए का दुनिया भर में अपना दबदबा बढ़ाना। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात आपको बताता हूँ, क्या आप जानते हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएस ने जब जापान पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे और उनके 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी को तहस महस कर दिया था, इस पूरे हादसे में अनफॉर्चुनेटली जापान सिर्फ एक बकरा ही बन गया था, क्योंकि यूएसए का असली निशाना तो यूएसएसआर था। बात दरअसल ऐसी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 फ्रंट्स पर लड़ाई चल रही थी, पहला यूरोप और दूसरा पैसिफिक। लेकिन 7 मई 1945 को जर्मनी के सरेंडर के साथ यूरोप फ्रंट पर वॉर खत्म हो गया। इसके बाद जर्मनी को कंट्रोल करने के लिए जर्मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ईस्ट जर्मनी का कंट्रोल यूएसएसआर को मिल गया और वेस्ट जर्मनी का कंट्रोल यूएसए ने ले लिया। अब क्योंकि यूरोप की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, तो यूएसए को इस बात का अंदेशा लग गया कि यूएसएसआर शायद अब पैसिफिक की लड़ाई में कूदेगा, जिस पैसिफिक में अभी तक लड़ाई सिर्फ यूएसए और जापान के बीच हो रहा था। अब जाहिर है यूएसएसआर भी अगर जापान के खिलाफ लड़े तो डेफिनेटली उसमें यूएसए का ही फायदा है, लेकिन यूएसए ने सोचा कि जीत के बाद फिर जापान को भी जर्मनी की तरह उन्हें साला यूएसएसआर के साथ शेयर करना पड़ेगा, जबकि यूएसए जापान का सोल कंट्रोल चाहता था। अब यूएसए ने सोचा यूएसएसआर को इस रेस में हराने का और अपने हेजीमनी को कायम रखने का एक ही तरीका हो सकता है, जापान को जल्द से जल्द घुटनों के बल पर ले आया जाए, और वो भी ऐसे कि दुनिया और स्पेशली यूएसएसआर देखते ही रह जाए। अब सबसे अनफॉर्चुनेट बात सुनो। हिस्टोरियन गर एल्पेरोविट्ज ने 1965 में पब्लिश्ड अपनी बुक एटॉमिक डिप्लोमेसी हिरोशिमा एंड पोट्सडैम में लिखा हुआ है कि जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब यूएसए ने सिर्फ और सिर्फ सोवियत पर अपनी सुप्रीमेसी साबित करने के लिए किया था, ना कि जापान को हराने के लिए, क्योंकि जापान वैसे भी जल्द ही सरेंडर करने ही वाला था। सो नाउ जस्ट इमेजिन ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स कितना बड़ा दलदल है और इसमें न्यूक्लियर डिप्लोमेसी या न्यूक्लियर पॉलिटिक्स कहो कितना नास्टी होता है। अक्सर 2 बड़े ग्लोबल सुपर पावर्स लड़ते हैं अपने हेजीमनी के लिए, लेकिन उनकी लड़ाई में पिस जाता है एक दूसरा देश। लेकिन यूएसए का ये न्यूक्लियर पॉलिटिक्स यहीं पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी ब्लास्ट के बाद यूएसए को यह पता चल गया कि ये बॉम्ब्स मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, यानी कि इन फ्यूचर न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल दूसरे देशों को धमकियां देने के लिए किया जा सकता है, और इस स्ट्रैटेजी को एटॉमिक डिप्लोमेसी कहते हैं। एटॉमिक डिप्लोमेसी के थ्रू ग्लोबल लेवल पर अपनी सुप्रीमेसी को बनाए रखने के लिए यूएस ने अपने एलाय देशों के लिए एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला क्रिएट किया, जिसमें यूरोपियन नेटो कंट्रीज के साथ साथ आज का टर्की, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान भी शामिल है। इस अम्ब्रेला के कंट्रीज को यूएसए न्यूक्लियर गारंटी देता है, गारंटी कि इन एलाय कंट्रीज पर किसी भी दूसरे देश ने न्यूक्लियर अटैक किया तो यूएसए खुद न्यूक्लियर अटैक करके बदला निकालेगा, रिटेलिएशन लेगा, और अल्टीमेटली ऐसे डील्स में फायदा तो यूएस का ही है, क्योंकि यहां पर यूएस ने न्यूक्लियर प्रोटेक्शन का लालच देकर एक होस्टाइल एनवायरनमेंट में पूरे ग्लोब के मेजर कंट्रीज को अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया, और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल नेगोशिएशंस में ये चीज हेल्प करता है, और इसीलिए इसे कहते हैं एटॉमिक डिप्लोमेसी। हालांकि यूएस के इस नए बॉम्ब के थ्रू दुनिया को एटॉमिक डिप्लोमेसी का एक दूसरा इंपैक्ट भी देखने मिलेगा। जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा कि रशिया न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी से बाहर निकल गया, पर क्या आपको उसके ट्रीटी से बाहर निकलने का रीजन पता है? वेल, रशिया ने यूएस को रीजन बताया। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि वो तब तक कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे जब तक यूएस ऐसा कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करता। लेकिन अब ऑलरेडी 27 अक्टूबर 2023 को यूएस ने न्यूक्लियर टेस्ट का ऐलान कर दिया है। तो क्या इसका मतलब आने वाले समय में ना सिर्फ यूएस और रशिया बल्कि इन दोनों के बैंड वैगन को ज्वाइन करते हुए बाकी की भी दूसरी कंट्रियां एटॉमिक सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए नए नए न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करती रहेगी? क्योंकि आज दुनिया में 2 बड़े वॉर्स चल रहे हैं, एक इजराइल हमास और दूसरा रशिया यूक्रेन। ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट इजराइल हमास वॉर, क्या आप जानते हो हमास के फाउंडर के खुद के बेटे मुसाब यूसुफ ने एक किताब लिखी है सन ऑफ हमास करके, जिसमें उन्होंने हमास के कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरीज बताएं। मुसाब का कहना है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पैलेस्टीन के नाम पर तो लड़ ही रहा है, लेकिन वो खुद आए दिन आम पैलेस्टीनियंस की जानें लेता रहता है, उनके नाम पर डोनेशंस लेकर अपने अयाशियों में खर्च करता है,
और बहुत कुछ उन्होंने रिवील किया है, इसे ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में कवर किया है डिटेल में। आई हाईली सजेस्ट दैट यू वॉच दिस वीडियो, क्योंकि एक बहुत ही क्रेडिबल इंसान ने ये बुक लिखी है। और फ्रेंड्स, जाने से पहले कुको एफएम ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। यूज माय कूपन कोड गौरव50 टू गेट 50% ऑफ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो। See you next time. Till then, as always, stay curious, keep learning, and keep growing. Jai Hind.